सो स्टूडेंट आगे का सोल्यूशन देखते हैं एनएसीपी के कौन कौन से क्वेश्चन और हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें पहले सीरीज में रखा गया है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस विथ एसी सप्लाई एंड देन इन पैरेलल विथ एसी सप्लाई, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको बताना है कि अगर इसकी इम्पीडेंस और इसकी इम्पीडेंस का रिलेशन है क्वेश्चन में, है ना, आप पढ़ सकते हैं कि इसकी इम्पीडेंस से ये डबल है, ठीक है, the impedance is twice that of a parallel combination. तो Z1 is 2 times of Z2, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताना इसमें से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक। तो आपको पता है सीरीज का Z कितना होता है, सीरीज का इम्पीडेंस होता है √अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। और XC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/ωc का स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। और पैरेलल में जब आप Z दिखते हैं, Z, तो पैरेलल में Z अगर आपको देखना है तो इसको आपको ऐसे लिखना है 1/Z इज इक्वल्स टू √1/R स्क्वायर प्लस 1/XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में गया है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये आ जाएगा 1/R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ωc का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/Z2, ठीक है। तो अब अगर इस सिचुएशन में वैल्यू रखना है तो उसको कैसे रखोगे, इसको रखोगे Z मतलब यहाँ से R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2πf रख देना, स्क्वायर हो जाएगा ये, तो बनेगा R स्क्वायर 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया √अंडर Z1 इज ट्वाइस, तो 2/√अंडर ऑफ 1/R स्क्वायर प्लस 1/, ये 1/ ऊपर चला गया है, ωc का होल स्क्वायर। इसको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से सॉल्व करने पे इसका आंसर ही आ जाता है 1/2πRC, ठीक है ना। F इक्वल्स टू 1/2πRC ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रा नाउ। इसको सॉल्व कर लो, आगे का सॉल्यूशन आप खुद ही कर लेंगे। ऑलराइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 है फॉर वेवलेंथ 300 नैनोमीटर एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.9 है फॉर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। द कट ऑफ वेवलेंथ क्या होने वाला है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज Ke max बाई E होता है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 आता है अगर आप 300 नैनोमीटर इंसिडेंट करते हैं तो मेटल सेम है तो आप वर्क फंक्शन सेम पाएंगे। तो इसको लिखेंगे hc बाई लैम्डा 1e माइनस hc बाई थ्रेशोल्ड यहाँ पे लैम्डा नॉट लिख रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहला वाला है ना, Vs1, ओके। और सेकंड वाले में यही चीज़ 2 हो जाएगा, तो इसको मैं जनरल वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8, तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा, hc बाई लैम्डा 1 आ गया 300, ठीक है, E माइनस इसमें भी E आ जाएगा बाई hc बाई लैम्डा नॉट E। इसको डिवाइड कर दो, रेशियो बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, तो hc बाई इसको डिवाइड कर दो पूरे को दूसरे वैल्यू से, तो 1.8 को डिवाइड कर दो 0.9 आ जाएगा,
दूसरा वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू एच सी बाई 400 ई माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट ई। इसको डिवाइड करोगे एच सी बाई ई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे सॉल्व करने से लेमडा नॉट आ जाता है। सॉल्व एंड गेट, यू विल गेट 550 नैनोमीटर। मैं पूरे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अलजेब्रा तो आप कर ही लेंगे, मैं बस कंसेप्ट डिलीवर कर दे रहा हूँ, है ना। ये एच सी बाई ई ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। एच सी तो कट ही गया, उसके बाद ई भी कट जाएगा, ये पूरा बस लैम्डा नॉट में रह जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट 1 में नहीं, गिवन दैट द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम इज 7.2 वाट। 5 ओम में 7.2 वाट है, तो यहाँ पर कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है। इसको क्या लिख दें, I1 लिख देते हैं, चलो I1 लिख देते हैं। तो जो भी करंट जा रहा है या जो भी वोल्टेज आ रहा है उसके कारण आपको पावर मिलेगा। तो पावर इज 7.2, तो यहाँ से आप कैसे यूज़ करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई वी आर पता है, तो V²/R अभी यूज़ करो, तो V² इज इक्वल्स टू P इंटू आर, ठीक है। P कितना हो गया 7.2 इंटू आर हो गया 5, तो V हो गया √36, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो 6 वोल्ट आने से आप इसमें करंट निकाल लेंगे और इसके अक्रॉस भी टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालना क्या है, द पावर डिसिपेटेड इन 6 ओम, तो इसके अक्रॉस जो V है वही इस पूरे के अक्रॉस V है, तो उसमें से करंट निकल जाएगा I2। तो I2 इज इक्वल्स टू सेम V, बिकॉज ये पैरेलल है, तो सेम V 6 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा 15, ठीक है ना, 15 ओम। तो ये आ गया करंट, पर निकालना तो हमें पावर है ना, पावर डिसिपेटेड इन 6, तो इस पर पावर निकालना है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, I2 I²R, इधर कर देता हूँ, I2 कितना हो गया 6 इंटू 6/15 इंटू 15 इंटू R2 यहाँ से किस में निकालना था, 6 में, इंटू 6, ये आ गया, ठीक है। तो 6 वाट तो कतई नहीं आ रहा है, 6 तो आएगा ही नहीं, इतना वाट है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल यहाँ से यहाँ बताना है, तो I1 और I2 निकल गया, ठीक है। तो आपको करंट मिल जाएगा और R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो V आ जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट तीनों का निकाल लो मिला के, और करंट पता है तो टोटल करंट इसमें मिल जाएगा, कितना जा रहा है I, तो I2 तो तुमने निकाल ही लिया है, ये रहा, I1 भी निकाल ही लो, क्योंकि V पता है R पता है। तो I1 कितना हुआ, I1 इज V 6/5, ये I1 हो गया, और I2 ये हो गया 6/15। तो I टोटल कितना हुआ 6/5 प्लस 6/15, ठीक है। एलसीएम 3 हो गया, 18 इंटू 3 6 18, 18 6 24, 24/15, ये तो टोटल करंट आ गया। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट कितना हुआ, ये देखो, ये 15 ये 5 है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो 5 इंटू 15/5 प्लस 15, तो 15/4 प्लस 4, 15/4 प्लस 4, ये आ गया इसका, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो 16 प्लस 15 इज 31/4, है ना। दिस इज 16 प्लस 15 31/4, 4 से कट कर दो
6, तो ये टोटल कितना हुआ, इसको और छोटा करो, 3 2 जा 3 5 जा, तो इसको और सॉल्व करो तो 31 इंटू 2/5, तो ये कितना आ गया 2 6/5, तो 12 62 है ना, 5 से, तो 12 25 60, इतना 12.4, हाँ है, दिस इज द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है पर 2 करेक्ट है, ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए आप। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है, और इधर वाटर है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी बन रही है उधर में। तो बेटा इसमें आपको दिखेगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस लगाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है कि जितने डिस्टेंस पर ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब लाइट जो है ना, लाइट, उस लाइट के बारे में अगर मैं बताऊं तो लाइट को यहाँ तो जाना चाहिए ऐसे, और अंदर में हो जाएगा ये पैरेलल, क्योंकि जब पैरेलल होगा तभी वो उतने ही वापस एंगल से जाएगा और रिफ्रैक्ट वहीं पर होगा जहाँ से ये इधर आया था। तो अगर इसको पैरेलल होना है ना, तो रेज बिकम्स पैरेलल इनसाइड स्फीयर, तभी वो वापस सिमेट्री बैठेगी, ठीक है। तो या तो एक सी से होता हुआ जाए, सी से होता हुआ एक यहाँ जाके बिल्कुल सी पे होकर जाके निकलेगा, तो वो वाला केस तो एक भी नहीं है, देखो इसके 2 आंसर आते हैं, एक इन्फिनिटी वाला, इसका मतलब v कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो रेज बिकम्स पैरेलल इनसाइड द स्फीयर, सो v1 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1 मतलब ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना उसका v, वो इन्फिनिटी हो गया। तो अब जब फॉर्मूला लगाओगे μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया, और u कितना हो गया -d, और μ1 हो गया 4/3, तो 4/3, ओके, और माइनस, और इसमें भी -d, रियल ऑब्जेक्ट है, ये तो 0 हो गया इधर, इक्वल्स टू μ2 मतलब इधर वाला, तो 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r, इधर पॉजिटिव है, स्मॉल r है, ओके, तो स्मॉल r लिख देते हैं, तो ये हो गया 981 है ना, 9 में से 8 गया तो 1, तो 1/6r, और इधर 4/3d, तो d इक्वल्स टू 8r, दैट्स ऑल, इधर करने की जरूरत ही नहीं है, वापस सिमेट्री चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ गए होगे आप, है ना, यहाँ पर बस कैच ये था कि यहाँ पे पैरेलल होना पड़ेगा इसको, ओके। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक सर्टेन सब्सटेंस है, उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी गिवन है, और वो कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सर्कुलर वगैरह वगैरह कुछ तो गिवन है। तो मिनिमम डायमीटर कितना होगा सर्कुलर प्लेट का टू एंश्योर द कैपेसिटर कैन विथस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना। तो इतनी सारी जानकारी दी गई है, इसको एक एक करके यूज़ करेंगे। ये देखो वोल्टेज को इतना विथस्टैंड करवाना है, इसका मतलब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया 4 किलो वोल्ट। फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ऐसा है सिस्टम में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये E है और ये V है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है E इक्वल्स टू V/d, ठीक है। तो यहाँ से D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज अपॉन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हुआ
4 इंटू 10⁻³ अपॉन डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1.8 इंटू 10⁻⁷। तो इतना मीटर आ गया दूरी प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा है 2.5 और कैपेसिटेंस आप अचीव करते हैं 72 नैनो कूलम। तो फॉर्मूला ये आता है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और तुमसे मांग क्या रहे हो, मिनिमम डायमीटर मांग रहे हैं, यानी एरिया निकालना है आपको। तो एरिया इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन के बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी इंटू डी, तो सी वहां से है 72 नैनो फेरेड 10⁻⁹ इंटू डी। तो जो डी है वो ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब यहाँ पे k और एप्सिलॉन नॉट भी है, तो k की वैल्यू यहाँ से रखो 2.5। एप्सिलॉन नॉट यहाँ अकेला पड़ जाएगा, देखो ये अकेला पड़ेगा। अब इसके पीछे तुम परेशान हो जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। सी डी आ गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया। तो बेटा एरिया आप लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इस पाई को इधर भेज दो और 4 को ऊपर भेज दो। तो डी स्क्वायर क्या हो गया, देखो ध्यान से, इन दोनों को यहाँ भेजोगे, है ना। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ अब, ओके, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और जो एरिया है, एरिया यहाँ लिख देता हूँ पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना। डी मतलब ये डायमीटर वाला डी हो गया, चलो कैपिटल डी लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ ऑलरेडी यूज़ कर दिया मैंने, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से डी स्क्वायर को क्या लिखोगे, 4 ऊपर पाई नीचे, पाई और 4, फिर 4 से अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, देखो, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁹। तो ये बढ़िया से ये सॉल्व हो जाएगा और फैक्टराइज हो जाएगा ये बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो ये 9 इंटू 10⁹, 4 वगैरह वगैरह सॉल्व करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा ये, और 10⁻⁻² के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इतना मीटर। और ये रूट अंडर आप ले लेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, तो रूट अंडर लेने के बाद इसका आंसर आ जाता है 96 इंटू 10⁻² मीटर, एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 96 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें फ्लक्स का फंक्शन गिवन है ना, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅/dt, इलेक्ट्रिक वाला। इसमें k मल्टीप्लाई कर दो तो ये उस मीडियम की बात हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से 12.5 है, पिको यानी 10⁻⁻12 एम्पियर, और k वहाँ पर निकालना है। ठीक है, k, फिर ये एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का हम लेंगे यूज़, इधर वापस भेज दो इधर, और इसको डिफरेंशिएट कर डालो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 4 सामने आ जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू t³। ठीक है, और यहाँ t की वैल्यू क्या रखोगे, t की वैल्यू रखेंगे 20 मिलीसेकेंड, 20 मिलीसेकेंड रखेंगे। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में क्या करो, 4 से वही काम कर दो जो अभी सिखाया मैंने आपको। इसको सॉल्व करना मुश्किल पड़ता है, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व कर लेना, t की वैल्यू रख देना, तो k कम्स आउट टू बी 5.52। ठीक है,
तो बस अब सॉल्व करना है बच्चों, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट मैंने बता दिया। एक कैच क्या था, एप्सिलॉन नॉट को कैसे एलिमिनेट करोगे, 8.85 करके सॉल्व करोगे ना तो टाइम लगता है बहुत, ये बहुत आसान तरीका है। ओके, ऑलराइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r rolls without slipping on a rough horizontal surface with a forward velocity v of its center. In its way, it suddenly encounters a small step of height 0.2 r as shown. The angular velocity of the sphere just after the impact is। ठीक है बेटा, ये सेम क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो अपने मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट आपको मिल जाएगा। उसमें क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई x दे रखा है, दो बराबर की वो दे रखी है, उनमें एक छोटा है और एक बड़ा है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉड्यूल अगर आप कर रहे होते हो तो। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सीधे सीधे जब ये यहाँ इसको हिट करेगा उस टाइम पे आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसी साइड लिख देता हूँ सारा कुछ। एल इनिशियल ऑफ कौन, ये पहला वाला क्या दे रखा है, सॉलिड स्फीयर, एल इनिशियल ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको। अपना कैसा था, ये एक स्फीयर था, ये यहां से यहां पर कुछ ऐसा बम्प करके दे रखा है, यहां पर इस तरह से ये यहां आता है, ये कोई पॉइंट पी करके दे दिया इनने। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एल इनिशियल ऑफ स्फीयर प्लस एल इनिशियल ऑफ, दूसरा वाला पॉइंट क्या दे रखा है उसने, ठीक है सीधे सीधे लिख रहा हूं, एल इनिशियल इज इक्व टू एल फाइनल, एल इनिशियल इज इक्व टू एल फाइनल। अब इसमें कौन, दो मोशन हो रहा है, एक ट्रांजिशनल और एक रोटेशनल। तो पहले क्या लिख दूंगा, ट्रांजिशनल वाला लिख दूंगा, फिर रोटेशनल वाला लिख दूंगा। तो पहला वाला क्या हो गया मेरा, एम बी इंटू, ये टोटल आर है यहां तक का, ये आर है, और देख बेटा ये छोटी सी हाइट दे रखी है, इसको एच दे रखा है। तो एम बी इंटू आर माइनस एच प्लस आई ओमेगा इज इक्व टू आई ओमेगा डैश, नया वाला ओमेगा जो आएगा वो। तो यहां से वैल्यू डाल दूंगा इसमें, एम बी इंटू आर माइनस एच प्लस आई की वैल्यू क्या है इसके लिए, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को क्या लिख दूंगा बेटा, वी चाहिए तो मुझे वी बाई आर करके लिख दूंगा इसको, इज इक्व टू आई को क्या लिख दूंगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, दिस विल बी आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एम बी इंटू आर माइनस एच प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर इज इक्व टू, आई सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा इसके लिए, आई सेंटर ऑफ मास है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एम डी स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब आपको जो पूछा है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पूछी है ओमेगा डैश की। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू निकालूंगा मैं, एम से सारे एम निपटा दूँ तो मेरे पास हो गया ये v इंटू आर माइनस एच, और 5 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, पहले चलो कैलकुलेट कर लेता हूँ, v इंटू पूरी स्टेप लिख देता हूँ, ये एम बी इंटू आर माइनस एच प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर इज इक्व टू 5 और 2 7 एम आर स्क्वायर बाई 5 इंटू ओमेगा डैश। देख बेटा इस आर से ये चला गया, एम एम और एम चले गए, ये हो गया v इंटू आर माइनस एच प्लस, एक काम करता हूँ 5 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2m 2v इंटू आर, 2v इंटू आर इज इक्व टू 7 आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो तेरे पास ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी 5v इंटू आर माइनस एच प्लस 2v इंटू आर डिवाइड बाई 7r स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप सारी की सारी वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी ओमेगा डैश इज इक्व टू, आप क्या करो इसमें 5b/7r कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो भी आपको ये 1 माइनस एच अपॉन आर मिल जाएगा, वैल्यू डालनी और कुछ भी नहीं है, दिस विल बी 5b/7r और ये आएगा 7/5 माइनस 1/5।
तो ये हो गया 6/5, तो ओमेगा डैश की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी 6v/7r। देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 6v/7r, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन को इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। यहाँ जिस पॉइंट पर ये हिट कर रहा है उस पॉइंट पर ही आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप अगर देखो तो ऐसे आपके क्लास नोट्स के अंदर भी बहुत क्वेश्चन सर कराए हुए होते हैं। जब आपको कंसेप्ट बता रहे होते हैं तभी इस चीज़ को बहुत क्लियरिटी से बता रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो देखते ही आपको, मतलब ये मान के चलिए आपको 20 से 30 सेकंड में ही क्वेश्चन को फ्री कर देना चाहिए था। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था, सिर्फ KCL लगाना था। देखो, यूजिंग KCL, अगर आप देखें इसमें तो उसने दे रखा है जो चीज़ें, एक बार डिक्टेट कर देता हूं। उसने दे रखा है ABC पर 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट हो गया। B पर 1 वोल्ट है और C पर भी 1 वोल्ट है। ठीक है, और दूसरे वाले पे कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो आपको क्या, अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई V मान लो, तो कैसे लिखेगो, V-2/10 प्लस V-1/10 प्लस B-1/10 प्लस B-1/10 इज इक्वल टू 0। मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको 1 2 3 4 4 V की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5 के बराबर। V की वैल्यू 5/4 के बराबर, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलो ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस Ze in a hydrogen like atom, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम, where Z is the atomic number and E is the magnitude of the charge on an electron। मतलब ऐसा कुछ देखने पे आगे देखो, it require 47.25 electron volt to excite the electron second, ये कुछ मिसप्रिंट तो नहीं लिखा हुआ है, excite the electron from second Bohr orbit to the third Bohr orbit। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6, देन द वैल्यू ऑफ Z। ये सारी बिल्कुल आपको, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो फॉर्मूला 13.5, एक बेसिक सा क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जो देखो ये कैसा दे रखा है आपको, हाइड्रोजन लाइक एटम दे रखा है, आप इसमें सीधे सीधे क्या लिख दोगे, En की वैल्यू लिखते हो आप, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपॉन N स्क्वायर। देखो बेटा, इसने क्या दे रखा है, पहले एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट फ्रॉम N इक्वल टू 2 to 3। पहले वाले केस में क्या कह रहा है, फ्रॉम 2 to 3। तो क्या लिखूंगा, E2 to 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, E3 माइनस E2 लिख दूंगा, और ये पूरी टर्म क्या हो गई, -13.6 इंटू Z² इंटू पहली वाली टर्म क्या है, 1/9 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करूंगा, -13.6 इंटू Z² इंटू ये कितना हो गया, 36, 4 माइनस 5, 9, तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा, 13.6 Z² इंटू 5/36। अब तुम्हें बाद में दूसरी चीज क्या दे रखी है कि 13.6 Z² 5/36, इसकी वैल्यू दे रखी है 47.25। देखो ये कितना दे रखा है, 47.25। तो इसको इसके इक्वेट कर दो, तो वैल्यू डायरेक्ट लिखोगे इसमें 13.6 Z² 5/36 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 47.25। तो पहले ऑप्शन में आपसे सिर्फ यही पूछा है कि Z की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Z ही अननोन है, तो बहुत आराम से ये वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ से क्या मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी Z² इज इक्वल टू 47.25 इंटू 36
डिवाइड बाई 5 इंटू 13.6, तो ये z की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम बरोबर होगा। क्या सबको बात क्लियर हुई ये वाली? चलो दूसरे वाले केस में देखो, तो उसने बोल रखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट विद 3 to 4। तो देखो इस वाले केस में क्या करूंगा, 4, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो मेरा क्या है, करेक्ट यहां से 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले में क्या लिख दूंगा, डेल्टा ई 3 to 4 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/16 -1/9। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल निकल के आएगा दैट विल बी, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू 5 डालनी है आपको, ठीक है, 13.6 इंटू 25 इंटू 1/16 -1/9, इसको सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 16.40। 16.40 अगर आप देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, नियरली पूछा है उसने वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैसा हो गया, सही। आगे देखो, आगे वाले केस में उसने क्या कहा है कि आयोनाइजेशन फॉर्म, अच्छा n = 1 के लिए सीधे सीधे n की वैल्यू 1 डाल दो बेटा, ई आयोन इज इक्वल टू कितना लिखोगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6 इंटू दूसरी वैल्यू कितनी है 25, 5 मिला है मुझे, तो ई की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो तुम्हें तो उसने लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, E = SC बाई लैम्बडा, वी नो E = SC बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू SC अपॉन E, वैल्यू डाल दो ये पूरी की पूरी, सो दैट विल बी लैम्बडा इज इक्वल टू 1240 अपॉन 340, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू 36.47। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी भी साइज सही है, 36.57, ऑप्शन नंबर सी भी आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी आप देखो, एंगुलर मोमेंटम इन बोर मॉडल Ln = NH, आप इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, तो इसके करेक्ट आंसर जो होंगे दैट विल बी ए, बी एंड सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। चलो पहले केस में क्या दिया है आपको, ये कैसी, और बेटा ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जेईई एडवांस के रिपीट हो गए। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 में, जहां तक मुझे याद है जेईई एडवांस 2021 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, जितना मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो और उसमें शायद 2 ही ऑप्शन पूछे थे, इसमें जो 4 है वो उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे चारों के चारों को, क्लियर है। तो जेईई एडवांस के पीवाई को लगाने पे भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अरे हाँ ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो इसमें आपको कुछ नहीं आना है, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस कौन सा है। तो यहाँ पर देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, पहला पॉइंट तो मेरे पास क्या आया कि ये कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है, अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, शोन इन फिगर एच डेंसिटी वर्सेस प्रेशर कर्व आपको दे रखा है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि A कौन सा प्रोसेस है, B2C कौन सा प्रोसेस है। तो A2B आप देखो तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, A2B कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू nRT ln P1/P2 लगा देना है, इसमें वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं है, A to B हो गया। ये nRT को लिख दूंगा बेटा मैं P1V1 कह दूँ या PABA कह दूँ, PAVA ln PA/PB, वैल्यू डाल दूंगा इनकी, तो वर्क डन A to B विल बी PAVA के, ये वाली B को अगर मैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो उसमें कन्वर्ट कर दूँ तो PA क्या है मेरे पास, PA की वैल्यू क्या है मेरे पास P0 इंटू और डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम
तो ये मेरे को क्या दे देगा, v इक्वल्स टू एम बाई रो नॉट। इस टाइम पर रो की वैल्यू क्या है, रो नॉट, तो ये हो गया m अपॉन रो नॉट इंटू एल एन। पी ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, पी ए की वैल्यू है पी नॉट, पी वी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2p नॉट। पी नॉट से पी नॉट कट गया, ये एल एन 1/2 हो गया, वर्क डन ए टू बी हो गया मेरे पास पी नॉट इंटू एम अपॉन रो नॉट इंटू एल एन 1/2। एल एन 1/2 को एल एन 1 एल एन माइनस एल एन 2, तो इस टर्म को लिखूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस पी नॉट एम अपॉन रो नॉट एल एन 2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, मेरे ए टू बी में वर्क डन। अब आगे देखो, मेरे को मिल गया वर्क डन ए टू बी इज माइनस पी नॉट एम अपॉन रो नॉट एल एन 2, और प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि भाई आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी 0 है, डेल्टा टी 0 तो मेरे पास डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्यों, डेल्टा टी वाली टर्म क्या है 0, डेल्टा टी 0 हो गया तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा क्यू ए टू बी दैट इज माइनस पी नॉट एम रो नॉट एल एन 2। ठीक है, अब ये क्या है, हीट रिजेक्ट, अब यहां से मैं लिख दूं हीट रिजेक्टेड दैट विल बी पी नॉट एम अपॉन रो नॉट एल एन 2। एक ये प्रोसेस पहले वाले से मुझे आ गया, मैं B2C वाले में चलता हूं। तो B2C कैसा है बेटा, देख ये A2B हो गया, B2C कैसा हो गया, आइसोबारिक, ये प्रेशर जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कैसा प्रोसेस हो गया B2C आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, तो वर्क डन लिखूंगा, वर्क डन B2C दैट विल बी 2p नॉट इंटू VC माइनस BV। वैल्यू डालनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये 2p नॉट। अब V को क्या लिख दूंगा बेटा, वही सेम प्रोसेस, मास अपॉन रो इंटू सी माइनस मास अपॉन रो इंटू बी। अब रो ऑफ सी एंड रो ऑफ बी कितना है, रो ऑफ सी है रो नॉट और रो ऑफ बी है 2 रो नॉट, तो 2p नॉट m बाई रो ऑफ सी है 2 रो नॉट माइनस m बाई रो नॉट। आई बात सबको समझ में, तो रो ऑफ सी शायद रो नॉट है, m बाई रो नॉट और m बाई 2 रो नॉट। यहां से ये वैल्यूज डालने के बाद मेरे को जो मिल रहा है, वर्क डन B2C दैट विल बी रो नॉट m अपॉन P नॉट m, क्योंकि ये 1/2 ही बचेगा, P नॉट m अपॉन रो नॉट, P नॉट m अपॉन रो नॉट। अगर आप देखो यहाँ से तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछा है, वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस BC में वर्क डन कितना है, रो P नॉट m बाई रो नॉट, और अपने पास क्या है P नॉट m बाई 2 रो नॉट। गलत हो गया ये, पहले वाले में क्या है मेरे पास, वर्क डन आया है मेरे पास P नॉट m बाई रो नॉट ln 2, P नॉट m बाई रो नॉट ln 2, एकदम बरोबर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। तो ए सही है तुम्हारा और V गलत है अभी तक। अब आगे देखते हैं अपन। अब मुझे चाहिए अगर एफिशिएंसी चाहिए तो Q और नेट वर्क डन भी मुझे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेता हूँ। U ऑफ BC तुम्हारा NCV डेल्टा T, उसमें वैल्यू डालने पर आपको जो मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस 3, ये आ जाएगा 3/2 P नॉट m बाय रो नॉट। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख दूंगा डेल्टा Q, मेरे को जो चाहिए एफिशिएंसी के लिए, डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो दैट विल बी डेल्टा Q इज इक्वल टू P नॉट m अपॉन, अभी जस्ट निकाला है अपन ने, रो नॉट प्लस 3/2 P नॉट m बाई रो नॉट। तो ये कितना हो गया 3/2 और 1, तो डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी 5/2
पी नॉट एम बाई रो नॉट। ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गई तुझे। आगे देखो, उसके बाद में C2A प्रोसेस देखूं मैं। C2A कैसा प्रोसेस हो जाएगा? C2 आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें फिर से वही वर्क डन निकालूंगा, तो वर्क डन देखूंगा भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या हो गया? C2A इज इक्वल टू 0। वर्क डन ही 0 हो गया तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा? U की वैल्यू निकालूंगा, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। वैल्यू डालते जाऊंगा, N इंटू CV की वैल्यू R की टर्म में लिख दूंगा, सो दैट विल बी 3/2R इंटू T ऑफ A माइनस T ऑफ C। वैल्यू डालो बस। N की वैल्यू कितनी? मोनो एटॉमिक दे रखा है ना, शायद मोनो एटॉमिक ही है ना, मोनो एटॉमिक। तो N की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1 इंटू 3/2 इंटू ये हो गया RT हो गया ना, तो इसको PV लिख दूंगा, P ऑफ A B ऑफ A माइनस P ऑफ A B ऑफ C। ये R हो गया मेरा, ये P ऑफ C। इस वैल्यू को यहाँ पे पूरे डालने के बाद मेरे को मिल रहा है 3/2 P नॉट M बाय रो नॉट। ये वैल्यू जो मिली वो मेरे को किसकी मिल गई? डेल्टा U की। अब मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा? दिस देन Q रिजेक्टेड that will be minus 3/2 P नॉट M by रो नॉट। ठीक है, आगे देखो। अब मैं नेट Q लिख दूं, Q रिजेक्टेड इज इक्वल टू डेल्टा Q A2B प्लस डेल्टा Q दूसरा वाला क्या है? C2A। तो ये पूरी वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी P नॉट M। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है उधर से, P नॉट M अपॉन रो नॉट इंटू 3/2 प्लस ln2। ऑप्शन मैच करके देखो तो ऑप्शन नंबर हीट रिजेक्टेड, तो ये सेम नहीं आ रहा। P नॉट M बाई रो नॉट 1 माइनस ln2 दे रखा है, अपने पास आ रहा है 1.5 प्लस ln2, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख दूंगा डी क्या है आपका? रॉन्ग। अब अगला ऑप्शन देखता हूं, सी वाला ऑप्शन। एफिशिएंसी देखो तो एफिशिएंसी देखो तो मेरे पास क्या है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। जो जो वैल्यू मेरे पास आई है उनको सिर्फ और सिर्फ पुट करना है, that is P नॉट M upon rho नॉट minus P नॉट M upon rho नॉट ln 2 upon 5/2 P नॉट M upon rho नॉट। सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके बाद में 1 माइनस ln 2 upon 5/2, so this will be 2/5 into 1 minus ln 2। ये क्या आ गई आपकी? एफिशिएंसी। चेक करते हैं, शायद ऑप्शन नंबर सी आपका यही है, 2/5। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर्स क्या हो जाएंगे? ए एंड सी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, आसान था। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। चलो ठीक है।